देश एक चुनाव का शोर है, हालांकि यह कोई नई बात नहीं है। फिर इस पर शोर क्यों मच रहा है और क्यों? 8 सदस्यीय समिति जो बनाई गई है उसमें कौन कौन है और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने क्यों लिखा अमित शाह को पत्र और उसमें क्या लिखा? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। संसद के दोनों सदनों की 18 से 22 सितंबर तक होने वाली बैठक का गैजेट 2 सितंबर 2023 को प्रकाशित हो चुका है। फिर चर्चा होने लगी कि इसमें क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, जिसके लिए विशेष सेशन बुलाया गया है। इन मुद्दों को जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। सबसे अधिक संभावना जताई जा रही थी कि एक देश और एक चुनाव का मुद्दा होगा इसमें, और सरकार समय से पहले चुनाव भी करा सकती है या कराना चाहती। इन्हीं अटकलों के बीच एक गैजेट पब्लिकेशन आया जिसमें एक देश एक चुनाव का महत्व बताते हुए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें शामिल हैं पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, श्री अमित शाह गृह मंत्री और श्री अधीर रंजन चौधरी, लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन लोकसभा, और श्री गुलाम नबी आजाद जो फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा के हैं, श्री एन.के. सिंह फॉर्मर चेयरमैन 15th फाइनेंस कमीशन के थे, और डॉक्टर सुभाष सी कश्यप ये फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा रहे हैं, और श्री हरीश साल्वे एंड श्री संजय कोठारी। इसमें आप पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद को तो जानते ही हैं, और एन.के. सिंह रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं जो जेडीयू के समय राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं और बाद में बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था इन्होंने 2014 में। यह 15वें वित्तीय आयोग 2017 से 20 के चेयरमैन भी थे। यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सचिव भी रह चुके हैं। श्री सुभाष चंद्र कश्यप 7वीं से 9वीं लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं और वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं। सुभाष जी संविधान के ज्ञाता माने जाते हैं। श्री हरीश साल्वे, इनका नाम आपने सुना होगा, या भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में भारत की तरफ से कई मुकदमों में प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। श्री संजय कोठारी हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी हैं। वो पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के सचिव रह चुके हैं और उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में भी काम करने का मौका मिला है। उनके बारे में कहा जाता है कि जिस जिले या क्षेत्र में जाते हैं वहां अवैध काम बंद हो जाया करते थे। अब सदस्यों के चयन के बारे में लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन यह सरकार का विशेषाधिकार होता है कि वो किसको कमेटी में रखे या किसको न रखे। लेकिन है कि प्रतिनिधित्व सभी को मिलना चाहिए, तो सबसे बड़ी पार्टी के लीडर अधीर रंजन चौधरी को रख लिया गया है। इसी बीच खबर आई कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समिति का सदस्य बनने से इनकार कर दिया और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिख दिया है। तो क्या लिखा है इस पत्र में? आप स्क्रीन पर पत्र देख रहे हैं। इसमें अधीर रंजन जी ने लिखा है, मुझे मीडिया और गैजेट से ज्ञात हुआ है कि देश में एक साथ चुनाव कराने वाली उच्च स्तरीय समिति में मेरा नाम है। आगे कहते हैं, जो भी हो, मुझे इस समिति जिसके संदर्भ और शर्तें इस तरह से तैयार की गई हैं और इसका पास होना इसके परिणाम की गारंटी है, उसमें मुझे काम करने से मना करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है। आगे कहते हैं कि आम चुनाव से कुछ महीने पहले अचानक देश पर जोर देना जो संवैधानिक रूप से संदेह के घेरे में है, व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है और लॉजिस्टिकली कार्यान्वित नहीं हो सकता, यह विचार सरकार की गुप्त मंशा को दर्शाता है और यह भारी कंसर्न है, सीरियस कंसर्न है। अब उनके पत्र का मुख्य पैराग्राफ जो बताता है कि उन्होंने इस समिति का हिस्सा बनने से इनकार क्यों किया। उन्होंने आगे लिखा है, मैंने पाया कि राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यह संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की जानबूझकर उपेक्षा की गई है। ऐसी परिस्थितियां में मेरे पास निमंत्रण ठुकराने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब अगर अधीर रंजन जी लिख रहे हैं, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा उनको छोड़ दिया गया है, तो सरकार यह नहीं सोचती है कि प्रेजेंट लीडर ऑफ अपोजिशन को, सरकार ने एक राज्यसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आजाद को रखा हुआ है, और गुलाम नबी आजाद को रखा इसलिए कि वो एक्स मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन सारी चीजें नहीं लिखी जा सकती। अब आपस में कि उनका नाम, कल को तो कहीं भैया राहुल गांधी का नाम नहीं आएगा तो छोड़ दोगे, कि वहां राहुल जी का नाम नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब
आपके यहाँ जैसे कांग्रेस समिति में पहले 23 सदस्य थे, बढ़ाकर 30 करने की बात हुई और 30 के आगे आपने 39 कर दिया। ऐसे लोगों को जगह देने के लिए जो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते। समितियां ऐसी बननी चाहिए जिसमें एक्टिव लोग हों, केवल नाम गिनाने के लिए नहीं होना चाहिए। खैर, उनकी सोच है। तो अगर अधीर रंजन जी के समिति में न शामिल होने का कारण ढूंढेंगे तो वह केवल आखिरी पैराग्राफ है। बाकी तो कोरी दलील थी कि यह व्यवस्था संवैधानिक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। अपॉइंटमेंट के पत्र में लिखा है कि 1952 से 1967 तक यह व्यवस्था चल रही थी। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। पहले वोटों की गिनती 3-4 दिन तक चलती रहती थी, जबकि आजकल 10 घंटे में लगभग सभी परिणाम मिल जाते हैं। हाँ, बदलते राजनीतिक परिवेश में जब निरर्थक रूप से संविधान का सहारा लेकर सरकारें गिराई जाती हैं या बनाई जाती हैं, तो ऐसे में उस सरकार के बचे हुए काल को कैसे समाहित किया जाए? यह एक प्रश्न है कि एक देश, एक चुनाव की परंपरा में दल बदल ये सब कैसे एडजस्ट होगा, जिससे कि यह परंपरा बनी रहे कि हर बार एक ही साथ चुनाव हो। दल बदल होना, धड़े का अलग होना और सरकार को अस्थिर करने वाले तत्वों के बारे में क्या होगा? और बहुत सारे पक्ष हैं, तथ्य हैं जिनको अध्ययन करने की जरूरत है और इसीलिए समिति बनाई गई है। इसके लिए बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं बनी है जिसका समाधान न हो। अब ये अलग बात है कि कौन समस्या का हिस्सा बनता है और कौन समाधान का। वैसे अपोजिशन के हिस्से हमेशा समस्या का हिस्सा बनना ही आता है, लेकिन इच्छा शक्ति है तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं और जो काम नहीं होने वाले हैं या जिनका पालन नहीं किया जा सकता है, उन तरीकों का भी पालन हो जाता है। भूल होना भी स्वाभाविक है और उसका निराकरण भी। फिलहाल अभी भी अटकलें हैं कि संसद के विशेष सत्र में मुद्दा क्या है, लेकिन यह कन्फर्म है कि सरकार एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दूसरों से भी करा दें। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।